average or the mean value of the current is given by 2 by pi times the peak value, that is equal to 2 by pi times the peak value, that is 2 by pi into I naught. So this is equal to 0.637 times I naught. Now बेटा जो एवरेज वैल्यू EMF की है या the mean value of the EMF is also given by the expression 0.637 times E naught, or this can also be written as 2 by pi times the peak value. So बेटा देखिए जो एवरेज या मीन वैल्यू EMF की है that is also 0.637 यानी 63.7% of the peak value is the average value of the EMF, and that is also the average value of the current. So आप देखिए एवरेज और जो mean या the mean value of the current and EMF is given by the expression 2 by pi times I naught, or it is 2 by pi times E naught. Now बेटा जब हम घरों में मीटर्स पर देखते हैं तो हमारे मीटर्स पर तीन चीज़ें लिखी होती हैं. वन इज़ दी सप्लाई वोल्टेज. तो सप्लाई वोल्टेज लिखी होती है आमतौर पे 220 वोल्ट्स, और साथ में लिखा होता है दी फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज सप्लाई, एंड another thing that is written is the current value that is 15 एम्पियर. तो ये तीन चीज़ें हम आमतौर पे देखते हैं कि हमारे मीटर्स जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं उन पर लिखी होती है. ऑफ कोर्स उस पे ये भी साथ में लिखा होता है किलोवाट आवर विच इज़ द यूनिट ऑफ पावर. तो ये तीन चीज़ें तो इमिनेंट हैं कि होती हैं. दे आर ऑलवेज देयर, दैट मीन्स दे आर ऑलवेज रिटन देयर. ठीक है, तो अब आप देखिए बेटा ये तो फ्रीक्वेंसी हुई. ये जो EMF की वैल्यू और जो करंट की वैल्यू है, दीज आर दी रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज. ये जो दोनों वैल्यूज हैं दे आर कॉल्ड RMS करंट एंड वोल्टेजेस. दीज आर RMS वैल्यू ऑफ करंट, that is the root mean square value of current, and ERMS is the root mean square value of the voltage. Basically हमारे पास जो भी जो EMFs हैं और जो करंट हमें दिया होता है, जो लिखा होता है मीटर के ऊपर, दे आर दी RMS values of current and they are the RMS value of voltage. तो ये जो RMS values लिखी होती है. Now what is the RMS value of the AC current or the AC voltage? Now we will discuss the root mean square value of the current and the voltages. तो इसका डिस्कशन मैं करूंगा अब आपके साथ. So देखिए बेटा, now the root mean square value of the alternating current. Now देखिए बेटा ऐसा है कि आपको पता है कि alternating current जो है that is a sinusoidal variation of the current with respect to time. So जो ये ग्राफ है ये वो इंडिकेट करता है, और जो करंट का वेरिएशन है दैट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन I is equal to I naught sin of omega t. I is equal to I naught sin of omega t. Now क्योंकि ये जो RMS वैल्यू है, हाउ डू वी डिफाइन दिस RMS वैल्यू एंड हाउ डू वी फाइंड? बेसिकली जो रूट मीन स्क्वायर, मतलब आप क्या कर रहे हैं, सारे करंट्स का स्क्वायर करके उनको ऐड कर रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, जितनी नंबर ऑफ करंट वैल्यूज हैं. ये क्या आ गया, ये हो गया स्क्वायर ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करंट, और फिर इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट.
So this gives us the RMS value. इसकी एक और definition भी है that the RMS value of current is the heat produced in the complete cycle, complete AC cycle in a resistance R is calculated, ठीक है जी, is calculated and the DC current and the value of DC current which will generate the same value, the same amount of heat as produced in one complete cycle is the RMS value of current. So देखिए RMS value of current, तो इसके लिए क्या करते हैं, the heat produced in complete AC cycle across a resistance R is calculated and the value of DC current which will generate the same amount of heat in resistance R as produced in one complete cycle is the RMS value of current. कितना DC करंट दिया जाए एक रेजिस्टर R को जो कि उतनी ही हीटिंग पावर जनरेट करे जितनी की एक साइकिल AC में प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट DC वैल्यू ऑफ करंट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट, दैट DC वैल्यू ऑफ करंट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो बेटा आप देखिए इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और वी विल फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ AC यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिजल्ट और यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। इसको निकालने के लिए थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन, हल्का सा, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट दैट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द AC, एक पूरी साइकिल जो AC की है उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, AC की एक कंप्लीट साइकिल में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, दैट वी विल बी कैलकुलेटिंग नाउ। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि द करंट इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो फॉर ए स्मॉल टाइम dt we will calculate the heat produced and then we will integrate that particular expression from for one complete cycle, that is from a time t equal to 0 to 1 time period. So देखिए बेटा, the small amount of heat produced dH is equal to I square R into dt. This is the heat produced in a small time dt. This is the heat produced in a small time dt and that is given by dH. So बेटा देखिए I जो है वो I naught sin omega t है. So this will be equal to I naught square R sin square omega t into dt, sin square omega t into dt. So this heat, the net heat can be obtained by integrating this expression for one complete time period. So the total heat is given by integral t equal to 0 to capital T, t equal to 0 to capital T, I naught square R sin square omega t into dt.
अब आप देखिए बेटा, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, आई नॉट स्क्वायर आर, ये तो बाहर आ गया और अंदर रह गया इंटीग्रल 0 to 1 टाइम पीरियड साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। देखिए बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करने के लिए वी फर्स्ट कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो उसके लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट यूज करते हैं जिससे कि इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर के लिए अप्रोच वही रहती है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर इंटीग्रल हो, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो, तो उसके लिए अप्रोच वही रहती है। तो अब आप देखिए, इसको हम कॉस की टर्म्स में लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला क्या है, दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटू क्या चीज बेटे, इंटीग्रल t इक्वल टू 0 to 1 टाइम पीरियड 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू क्या चीज dt। ठीक है, सो इसको आप देखिए, दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटू बाय 2, ये बाहर निकाल लीजिए 2। तो हमारे पास अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dt का इंटीग्रल आ जाएगा t, और यदि आप इसका इंटीग्रल करेंगे cos 2 ओमेगा t का, तो cos 2 ओमेगा t बेसिकली cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रल जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू साइन 2 ओमेगा t बाई क्या चीज 2 ओमेगा बाई 2 ओमेगा फ्रॉम 0 to 1 time period, that is t. Now we are going to substitute the values in these particular limits. ठीक है बेटा, तो ये जो लिमिट्स हैं वो हम इसमें सब्सटीट्यूशन करेंगे, जो रिजल्ट आया हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद, तो ये लिमिट्स का सब्सटीट्यूशन उसमें करेंगे। अब आप देखिए, लिमिट्स का सब्सटीट्यूशन मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको। Now this will be equal to I naught square R by 2 into upper limit। अपर लिमिट आप सब्सटीट्यूट कीजिए, तो साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी बाई 2 ओमेगा, ये अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट, ये जीरो आ जाएगी कुल, क्योंकि इसमें भी अगर टाइम टी इक्वल टू जीरो डालोगे तो ये साइन भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया और ये रिजल्ट भी जीरो हो गया। तो आप देखिए बेटा, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पे आया। अब आप देखिए, दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू क्या चीज टी माइनस, अब ओमेगा को क्या पुट करोगे 2 पाई बाई टी, तो ये साइन 4 पाई आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई कितना होता है बेटा, जीरो। साइन 4 पाई कितना होता है, जीरो। सो ये आ जाएगा टी माइनस जीरो। So this is equal to I naught square R into T upon 2. This is what? This is the heat produced during one cycle. एक साइकिल में हीट इतनी प्रोड्यूस हुई। अब इतने ही टाइम में, टाइम कितना है कैपिटल टी, इतने ही टाइम पीरियड में अगर रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस कितना डीसी करंट भेजा जाए कि सेम क्वांटिटी हीट प्रोड्यूस हो, that DC value of current is the root mean square value, that is the root mean square value। तो अब देखिए बेटा, इसके लिए we assume that the RMS value को हम लोग virtual value भी कहते हैं। This is also called as the virtual value of current। ठीक है बेटा, RMS value is also called the effective or the virtual value of current, इसको ये भी कहा जाता है। तो अब आप देखिए बेटा, इसमें आई डी सी स्क्वायर आर इंटू टी दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बाई 2। सो जो ये डी सी मैं कह रहा हूं, ये क्या हो जाएगी, वर्चुअल वैल्यू या आर एम एस वैल्यू। सो आई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। सो दिस इंप्लाइज दैट आर एम एस वैल्यू और द वर्चुअल वैल्यू is I naught by root 2. So the virtual value or the RMS value of current
इज पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आई, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है बेटा 0.707 टाइम्स द पीक वैल्यू। The virtual value or the RMS value is 0.707 times the peak value, और this is 70.7%. So बेटा देखिए 70.7% of the peak value of the current is equal to what? The virtual value or the RMS value. That is the virtual value or the RMS value of the current. So आप देखिए virtual value या जो RMS value है that is 70.7% of the peak value of, so it is more than the mean value. So जो RMS value है करंट की वो एवरेज वैल्यू से ज्यादा है, एवरेज वैल्यू से ज्यादा है। पीक वैल्यू सबसे ज्यादा है, आरएमएस उससे कम है, सबसे कम है एवरेज वैल्यू। ठीक है बेटा, तो आप देखिए ये तीन वैल्यूज करंट्स की हमने देखी। इसी तरह से वी कैन फाइंड दी वर्चुअल जो वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ है या जो RMS value of EMF है, that is equal to what? Peak value of EMF by square root of 2. That is equivalent to 0.707 times the peak value. Virtual value is equal to 0.707 times the peak value of the alternating EMF, of the alternating EMF. तो ये आपने देखा, ये हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली जो कि 70.7% होती है ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ और द अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, नाउ एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बेसिकली वर्चुअल वैल्यू के साथ जिसका रिलेशन है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू नाउ। Why is 220 volt AC supply more dangerous than 220 volt DC सप्लाई? बेटा 220 वोल्ट की AC अगर किसी आदमी को लग जाए तो वो ज़्यादा डेंजरस है व्हेन कंपेयर टू ए 220 वोल्ट DC सप्लाई। तो 220 वोल्ट AC सप्लाई जो है वो ज़्यादा डेंजरस है दैन 220 वोल्ट DC सप्लाई। ये देखते हैं क्यों। देखिए बेटा, जो RMS वैल्यू है वोल्टेज की दैट इज इक्वल टू V0/√2। तो अगर आप 220 वोल्ट AC सप्लाई दे रहे हैं तो ये जो 220 वोल्ट है दिस इज व्हाट, दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ AC। ये क्या है? RMS वैल्यू है 220 वोल्ट AC की। तो पीक वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी? पीक वैल्यू हो जाएगी 220 इंटू √2, दैट विल बी 220 इंटू √2। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1.4 है, ये अप्रॉक्सीमेटली 311 के लगभग आ जाता है। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 311 के लगभग आ जाता है। सो आप देखिए पीक वैल्यू कहाँ पहुंच गई। तो जो डीसी है वो तो कांस्टेंट वोल्टेज है, वो 220 वोल्ट से चेंज नहीं होगी। तो कोई भी आदमी जिसको कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई का झटका लगेगा, ही विल बी बियरिंग दिस पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आल्सो। लेकिन जिस आदमी को झटका लगेगा किसका? डीसी सप्लाई का 220 वोल्ट, वो 220 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं झेलेगा। तो इसीलिए भी से दैट 220 वोल्ट एसी सप्लाई is more dangerous than 220 volt DC सप्लाई। ठीक है बेटे, now next that we are going to discuss, ये हमने अभी दो रिजल्ट्स निकाले, वन इज द मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड मीन वैल्यू ऑफ करंट इन एसी, और दूसरा जो हमने एक्सप्रेशन निकाला दैट वाज द
that was the RMS value of the AC and the RMS value of AC current and RMS value of AC voltage. ये दो पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस हमने निकाल के देखे और इनसे हमें पता लगा कि एवरेज वैल्यू क्या होती है और आरएमएस वैल्यू क्या होती है, वर्चुअल वैल्यू क्या होती है ईएमएफ की और वर्चुअल वैल्यू क्या होती है करंट की। तो हमने ये डिस्कशंस अभी तक की। नाउ बेसिकली जो एसी का बिहेवियर, देखिए जो एसी है उसका बिहेवियर थ्रू डिफरेंट करंट एलिमेंट्स, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। दैट इज द, अगर हम एसी करंट सप्लाई थ्रू डिफरेंट करंट एलिमेंट्स, दैट इज, हमने जब डीसी करंट पढ़ा था तो डीसी करंट की सप्लाई हमने एक इंडक्टर को, कैपेसिटर को, रेजिस्टर को दी थी और उस वक्त हमने द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर और द इंडक्टर वी फाउंड आउट, उसका डिस्कशन हमने किया था। नाउ बेटे अगर आप एसी सप्लाई डिफरेंट करंट एलिमेंट्स यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर को अगर आप एसी वोल्टेज, एसी करंट देंगे तो किस तरह का बिहेवियर शो होता है, क्या होता है, वो डिस्कशन अब हम करने जा रहे हैं। आप जानते हैं अच्छे से कि एसी करंट का जो है ये एक सिनुसाइडल वेरिएशन वाला करंट है जो कि एक साइन फंक्शन पे डिपेंडेंट होता है और जो ये सिनुसाइडल वेरिएशन है इसका अपना एक फेज होता है। तो बेसिकली जब भी हम एसी जो सप्लाई देते हैं किसी भी रेजिस्टर को या इंडक्टर को या कैपेसिटर को, ज़रूरी नहीं है करंट और जो वोल्टेज है वो सेम फेज में आए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में आए। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशंस जो हैं ऐसा जो करंट सप्लाई है, देखिए डीसी में चाहे आप इंडक्टर को डीसी सप्लाई दीजिए, चाहे आप देखिए डीसी में यदि आप करंट सप्लाई देते हैं किसी भी एलिमेंट को, चाहे आप रेजिस्टर को दीजिए, चाहे आप इंडक्टर को दीजिए, चाहे आप कैपेसिटर को दीजिए, in all the three the currents and the voltage drops across the elements are in the same phase, they are not in different phase। लेकिन AC सप्लाई में ऐसा नहीं है, करंट्स और वोल्टेजेस दे आर इन डिफरेंट फेज। तो ऐसे में जो करंट और वोल्टेजेस जब डिफरेंट फेजेस में आ जाते हैं तो उनके फेजर डायग्राम्स हम रिप्रेजेंट करते हैं और तब नेट करंट या नेट पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं या देन वी फाइंड आउट द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो उसके लिए हम लोगों को वी नीड द हेल्प ऑफ फेजर्स। और फेजर्स क्या हैं? ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द करंट्स एंड द ईएमएफ्स। तो जो करंट्स और वोल्टेजेस हैं अक्रॉस द करंट एलिमेंट्स, उनकी जो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज गिवन बाय द फेजर डायग्राम्स। सो बेटा फेजर डायग्राम्स are the vectorial representations of the voltages and the currents. Since the currents and the voltages are out of phase when AC supply
when AC supply is given to different current elements. अब आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस the AC supply through a resistor. First of all we are going to discuss the AC supply through a resistor. सबसे पहला करंट एलिमेंट लेंगे रेजिस्टर और उसके थ्रू AC सप्लाई के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे. Now AC through a resistor. AC through a resistor. अब आप देखिए बेटा, इस केस में वी आर हैविंग सर्किट. सर्किट में एक रेजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस R और इसको एक अल्टरनेटिंग EMF या सिनुसाइडल EMF हमने जो दिया है दैट इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. इसका जो फेज है दैट इज ओमेगा टी. जो EMF सप्लाई या जो इनपुट EMF है उसका जो फेज है दैट इज ओमेगा टी और जो सप्लाई EMF है दैट इज E0 साइन ओमेगा टी, वेयर E0 इज द पीक वैल्यू ऑफ द EMF and R is the resistance that you have attached. So beta, let us say the current flowing through the resistance is R. Now we know that the EMF supplied E is equal to E0 sin omega t, ये हमें दे रखा है, that is equal to current into resistance, that is I into R. According to Ohm's law, you know the potential drop across the resistor is given by the current flowing across it into the resistance of the resistor. So E0 sin omega t is equal to I into R. So I कितना हो गया बेटा, E0 by R into sin of omega t. So I E0 by R कितना हो गया, this is peak value of current. So I is equal to I0 sin omega t. I is equal to I0 sin omega t. अब आप देखिए जो EMF सप्लाई है उसका फेज भी कितना है, साइन ओमेगा टी, और जो आउटपुट पे आपके पास जो करंट आ रहा है दैट इज आल्सो व्हाट, दैट इज आल्सो इन द सेम हैविंग ए फेज ओमेगा टी. सो इसका मतलब है जब हमने एक रेजिस्टर लगाया है तो जो वोल्टेज सप्लाइड है और जो करंट आ रहा है अक्रॉस द रेजिस्टर they are in the same phase, that is omega t only. So in case of resistor, in case of resistor the current and the applied voltage are in the same phase, with each other, ठीक है बेटा, they are in the same phase with each other. Now अगर हम इसको देखिए, हम इसको दो तरह के डायग्राम्स पे दिखाएंगे. एक तो जो करंट और टाइम का वेरिएशन है, जो सिनुसाइडल वेव आती है हमारे पास, उस पर दिखाएंगे, और दूसरा हम लोग इसका एक अप्रोप्रिएट फेजर भी बनाएंगे. ये बात हमें पता है कि जो I0 की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो E0 की न्यूमेरिकल वैल्यू से कम है, क्योंकि E0 को डिवाइड किया है अपने R से, तो डिवाइड करने पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम. तो जो I0 की न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो पीक वैल्यू है करंट की, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज लेस देन द पीक वैल्यू ऑफ द EMF. तो अब आप देखिए, अगर हम इसका वेव डायग्राम बनाएं या सिनुसाइडल वेरिएशन दिखाएं तो टाइम, और ये रहा बेटा दिस इज E और I, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF और करंट. तो आपका EMF का ग्राफ यदि ऐसा आता है
तो करंट का ग्राफ सेम फेज में आएगा लेकिन पीक वैल्यू कम आएगी। तो करंट की जो वेरिएशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ रेड कलर से। सो आप देखिए जरा रेड कलर से इसको देखिए, तो इसमें देखिएगा पीक वैल्यू करंट की आई नॉट आ रही है और जो ईएमएफ की पीक वैल्यू है ई नॉट, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज लार्जर। सो ये आ गई कितनी, ई नॉट, और ये कितनी आ गई, आई नॉट। ठीक है बेटा, नाउ ये आई नॉट है इतना और ये ई नॉट है, ये क्या है, दिस आर दी पीक वैल्यूज। और ये वेव डायग्राम, ये जो सिनुसाइडल हमने ग्राफ बनाया है, ये साइन फंक्शन की जो प्लॉटिंग की है, इसमें आप देखिए ईएमएफ और वोल्टेज, ईएमएफ और करंट, दे आर इन दी सेम फेज विद ईच अदर। क्यों? क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे जो वोल्टेज सप्लाई है दैट इज आल्सो 0 एंड द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द resistor is also 0। तो इसलिए सेम टाइम पर they are in the same state, so that means the two are in the same phase, the EMF and the voltage, the EMF and the current are in the same phase। ठीक है बेटा, तो जैसे आप देखिए जब टाइम पीरियड हुआ, जब टाइम हुआ t/4, सो दोनों की जो करंट और EMF हैं they both are simultaneously maximum। that is why we say whenever we give AC through a resistor, both the supplied EMF and the current are in the same phase with each other। so both the supplied voltage and the current are in same phase with each other। ठीक है बेटा, सो ये देखिएगा, ये आपके पास आया E वर्सेस T का ग्राफ। नाउ अगर मैं नेक्स्ट चीज देखूं, इसका फेजर डायग्राम, सबसे पहले हाउ डू वी ड्रा ए फेजर डायग्राम, इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात जो है, वी सिलेक्ट ए एक्सिस फॉर ड्राइंग ए फेजर, वी सिलेक्ट सर्टन एक्सिस। ठीक है बेटा, सो अब फेजर क्या है, ये ज्योमेट्रिकल या वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है और इंस्टेंटेनियस करंट की जो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो, उसको कहते हैं फेजर डायग्राम। तो अब आप देखिए बेटा, ईएमएफ जो आपने सप्लाई किया है, अगर हम उसका फेजर बनाएं, लेट्स से द फेजर इज लाइक दिस। ये फेजर, ये कौन सा है, ये वोल्टेज फेजर है और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर लेंगे, ई नॉट के बराबर, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। और अगर आप करंट का फेजर बनाएंगे, सो दैट विल बी इन सेम फेज। आप देखिएगा करंट का फेजर जो है, जो करंट का फेजर है वो वोल्टेज के फेजर के साथ, दे बोथ आर इन द सेम फेज। लेकिन करंट का फेजर मैंने कैसा बनाया है, छोटा बनाया है वोल्टेज के फेजर के रिस्पेक्ट में, बिकॉज जो ई नॉट की वैल्यू है वो ज्यादा है और आई नॉट कम है, और बोथ, दोनों की एरो सेम डायरेक्शन में दिखाई गई हैं। दोनों की एरो जो सेम डायरेक्शन में दिखाई गई हैं, दे इंडिकेट दैट देयर इज जीरो फेज डिफरेंस, दे इंडिकेट दैट देयर इज जीरो फेज डिफरेंस। सो आप देखिए बेटा, ई नॉट, आई नॉट, ई नॉट के फेजर की लेंथ ज्यादा दिखाई है क्योंकि ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और ई नॉट का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा। और जो करंट का फेजर है, जो करंट की पीक वैल्यू है, उसको स्मॉल दिखाया गया है बिकॉज उसका जो लेंथ है, बिकॉज जो आई नॉट की वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ करंट इज लेसर। तो एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जितनी सप्लाई ईएमएफ जो फेज में होगी, जो करंट फ्लोइंग होगा रेजिस्टर के अक्रॉस, दे बोथ विल बी इन दी सेम फेज, दे बोथ विल बी इन दी सेम फेज। तो ये हमने डिस्कस किया जो एसी है उसका बिहेवियर थ्रू ए रेजिस्टर। एसी करंट अगर रेजिस्टर को सप्लाई किया जाए तो किस तरह से बिहेव करता है, और डीसी और एसी, जो रेजिस्टर का बिहेवियर डीसी को है वही हम देख रहे हैं एसी के साथ है, बिकॉज ईएमएफ एंड करंट आर इन दी सेम फेज। नाउ लास्ट लेक्चर में बेटा हमने
AC का बिहेवियर थ्रू ए रजिस्टर पढ़ा था और उसमें पाया था कि दैट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज इन फेज विद द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द रजिस्टर। तो ये AC करंट का बिहेवियर था किसके साथ में, जब उसको फ्लो कराते हैं हम एक रजिस्टर से। उसका हमने फेजर डायग्राम और जो सिनुसाइडल फेज डायग्राम है वो दोनों डायग्राम बनाए थे और दोनों वेव्स को देखा था। तो हमने पाया था दैट द करंट एंड द वोल्टेज आर इन फेज विद ईच अदर। नाउ नेक्स्ट जो करंट एलिमेंट्स हैं उसमें हम लोग नेक्स्ट अब जो करंट एलिमेंट्स हैं वी विल बी डिस्कसिंग देम, और वी विल बी discussing the AC flow through different current elements. We will be discussing the AC flow through different current elements. So first of all we are going to discuss AC through an inductor. Now देखिए बेटा AC थ्रू एन इंडक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एक आइडियल इंडक्टर हो उसमें यदि आप DC करंट भाते हैं तो कोई अनटूवर्ड बिहेवियर या कोई EMF इंडक्टर में पैदा ही नहीं होता। तो बेसिकली जो एक आइडियल इंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है, लेकिन एक रियल इंडक्टर को यदि आप डायरेक्ट करंट देते हैं तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इट offers a resistance to the flow of DC and it behaves like a resistor in turn. उसका behavior resistor की तरह होता है because there is no induced current that is getting produced in such a situation. अब आप देखिए बेटा हमारे पास AC थ्रू एन इंडक्टर है। सपोजिंग मैं एक इंडक्टर को अल्टरनेटिंग करंट देता हूँ तो हमारे पास किस तरह का बिहेवियर शो होता है, दैट इज आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो देखिए बेटा अब ये हमारा एक इंडक्टर और इसके साथ इसमें हमने करंट दे दिया अल्टरनेटिंग करंट। सो जो अल्टरनेटिंग EMF आपने अप्लाई किया है, जो अल्टरनेटिंग इसको हमने अल्टरनेटिंग EMF दे दिया, यानी अल्टरनेटिव EMF की सोर्स के साथ लगा दिया। हम देखना चाहते हैं कि जो करंट और जो वोल्टेज इसमें आपस में किस फेज डिफरेंस पर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो हमने जो EMF अप्लाई किया है दैट इज इक्वल टू हाउ मच E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो इंडक्टेंस है, जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस L है। नाउ अब आप देखिए बेटा वी नो दैट अब क्योंकि जो जब आपने वेरिंग EMF दिया है तो डेफिनेटली इसमें इंड्यूस्ड जो EMF है वो पैदा होगी। इंडक्टर विल बी अपोजिंग दिस चेंज इन दी EMF, तो उसके कारण जो है इसमें करंट फ्लो होगा। नाउ वी विल चेकअप व्हाट इज दी करंट फ्लोइंग अक्रॉस दी इंडक्टर। तो करंट फ्लो जो हो रहा है इंडक्टर का, वी आर गोइंग टू चेकअप दैट। सो अब आप देखिए बेटा नाउ दी EMF induced across the inductor, the EMF induced across the inductor that will be equal to what, L into di by dt। इसमें बेटा हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ EMF लेंगे। ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड EMF है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, L di by dt, तो यही हम लोग लेंगे। तो आप देखिए di कितना हो जाएगा बेटा, di इज इक्वल टू E by L into dt। सो E कितना है, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी बाय L इंटू डी टी। ठीक है बेटे, नाउ देखिए ये आया आपके पास di, तो टू फाइंड आउट द करंट वी इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन ऑन द बोथ साइड्स, वी इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑन द बोथ साइड्स टू फाइंड आउट द करंट। सो आप देखिए I जो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, E0 बाय L इज कांस्टेंट, ये आ गया बेटा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो ये हमारे पास आ गया कितना, दिस इज इक्वल टू माइनस E0 बाई ओमेगा L इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज E0 बाई क्या चीज बेटे, ओमेगा L साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। This expression can also be written as E0 by omega L into sine of omega t minus 90। Now just see E0 by omega L, बेटा जो ये नीचे ओमेगा इंटू L है ये बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं इसे।
ये है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द अल्टरनेटिंग करंट। सो जब भी हम एक इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट में लगाते हैं तो वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट इज ओमेगा। ओमेगा इज व्हाट, angular frequency of the AC that you have applied into L. L is what, inductance. So आप देखिए बेटा XL जो है, XL is equal to what, omega into L. This is called inductive reactance. This is called inductive reactance, or this is the resistance offered by the inductor to the alternating current that is flowing, ठीक है। so this is inductive reactance। so अब आप देखिए बेटा जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है I will be equal to I naught, क्योंकि EMF by resistance is what, is the current. EMF by resistance is what, current, because the according to Ohm's law V is equal to IR, so I is equal to V by R. So therefore the current is EMF upon resistance, so I is equal to I naught sine of omega t minus 90. So I is equal to I naught sine of omega t minus 90। therefore ये जो करंट है आप इसको और जो EMF आप अप्लाई कर रहे हैं दोनों को यदि आप कंपेयर करें, जो EMF अप्लाइड है अक्रॉस द इंडक्टर ही अप्लाइड है, तो एक इंडक्टर में जो EMF है इट लीड्स दी करंट बाय एन एंगल ऑफ 90, क्योंकि आप देखिए करंट जो है वो लैग कर रहा है बिहाइंड दी EMF। सो देयरफॉर इन ए इंडक्टर, इन ए प्योर इंडक्टर, प्योर शब्द इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्योर इंडक्टर ना हो, सपोजिंग अगर प्योर इंडक्टर ना हो, देन वी what does it mean that there is a resistance also। so प्योर इंडक्टर का मतलब होता है जिसके पास रेजिस्टेंस नहीं होता, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, इंडक्टेंस होती है जिसकी। तो ऐसा मैंने आपको पहले बता दिया है प्योर इंडक्टर क्या होता है। नाउ देखिए बेटा, इन ए प्योर इंडक्टर दी करंट lags behind the EMF, ठीक है जी, by an angle of क्या चीज, pi by 2। pi by 2 is how much, 90 डिग्री, by an angle of 90 डिग्री, that is pi by 2। सो आप देखिए बेटा ये जो है एक प्योर इंडक्टर की जो है टेंडेंसी है। नाउ अब हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे दो तरह के, मतलब बेसिकली वी विल ड्रा दी फेजर डायग्राम एंड वी विल ड्रा दी साइन वेव्स आल्सो, और दी सिनुसाइडल जो ग्राफ है वो भी हम ड्रा करेंगे, और वी विल बी ड्राइंग दी फेजर डायग्राम फॉर द सेम, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम। सो अब आप देखिए बेटा किस तरह से, नाउ दिस I will plot I or EMF across the inductor, that is EL, which is E naught sin omega t। तो ये दोनों यहाँ पर हमने y एक्सिस पर ले लिए और बेटा x एक्सिस पर मैंने ले लिया टाइम। नाउ सबसे पहले अगर मैं EMF प्लॉट करूँ तो EMF का तो ग्राफ सिंपल ऐसे आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये जो है ये ग्राफ है EMF का, दैट इज E इज इक्वल टू व्हाट, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये ग्राफ आ गया है EMF का। नाउ आई विल ड्रा दी ग्राफ फॉर दी करंट, ठीक है। अब मैं करंट के लिए जो है ग्राफ बनाऊंगा। सो यदि मैं t को 0 पुट करता हूँ तो आई फाइंड दैट दिस विल बी साइन ऑफ माइनस 90, सो दैट विल बी माइनस आई नॉट। सो आप देखिएगा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा आई नॉट का, ऑफ कोर्स जो पीक वैल्यू होगी दैट विल बी ऑन दी लोअर साइड, तो पीक वैल्यू जो होगी दैट विल बी ऑन दी लोअर साइड। तो आप देखिए बेटा ये पीक वैल्यू होगी। अच्छा, नाउ सपोजिंग इफ आई पुट दी टाइम एज t/4, तो टाइम को यदि मैं t/4 डालता हूँ तो ये 0 हो जाएगा करंट का मैग्नीट्यूड। अगेन इट विल रीच पॉजिटिव मैक्सिमम 0, ठीक है बेटा। ये इस तरह का ये जो ग्राफ है ये वाला दूसरा ग्राफ, दिस इज ए ग्राफ फॉर
दी करंट वैल्यूज, दिस इज अ ग्राफ फॉर दी करंट वैल्यूज। ठीक है जी, तो ये ग्राफ है करंट के लिए, और आप देख रहे हैं जो पीक वैल्यू है करंट की, ठीक है बेटा, ये करंट का ग्राफ है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। तो जो पीक वैल्यू है करंट की दैट इज लेस देन EMF because we are dividing the EMF by the reactance, by the inductive reactance or the resistance, so peak value will become lower, so the peak value will become lower। so ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ रहा है sinusoidal वेरिएशन का। now if I draw the graph between और दी फेजर डायग्राम, इफ आई ड्रा नाउ दी फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम किस तरह का दिखाई देगा वो मैं बनाकर बताऊंगा आपको। देखिए बेटा, नाउ इफ आई ड्रा ए फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम जरा देखिएगा बेटा। नाउ दी करंट इज लाइक दिस, सो द करंट across the inductor is like this, I have drawn it like this, and now the EMF across the inductor that is here like this। आप देख रहे हैं वोल्टेज लीड कर रही है इंडक्टर की और करंट लैग कर रहा है, और जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में वो कितने का हो गया, ये फेज डिफरेंस है, दैट इज हाउ मच 90 डिग्री। सो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इज 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया। अच्छा एक चीज बेटा, जो करंट का फेजर है दैट हैज टू बी स्मॉल, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, छोटी होगी। तो बिकॉज ये रहा करंट फेजर, सो दिस इज IL, तो करंट फेजर जो है वो छोटा दिखाएंगे, और जो वोल्टेज का फेजर होगा वो इससे ज़्यादा होगा साइज में, क्योंकि आपको पता है कि जो पीक वैल्यू है EMF की दैट इज़ ग्रेटर दैन द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो पीक वैल्यू जो EMF की है दैट इज़ ग्रेटर दैन द पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो देयरफॉर ये जो है ये हमारे पास एक इंडक्टर का फेजर डायग्राम बन गया। दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द इंडक्टर, फॉर द प्योर इंडक्टर। ठीक है बेटा, एंड इंडक्टर में ध्यान रखेंगे दैट द करंट ऑलवेज लैग्स बिहाइंड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो EMF से करंट जो है वो लैग बिहाइंड करता है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन केस ऑफ ए प्योर इंडक्टर, इन केस ऑफ ए प्योर इंडक्टर। Now next is alternating current through a capacitor। तो अब हमने इंडक्टर से alternating current पास ऑन करके देखा। Now we will be passing the alternating current through a capacitor, so AC through capacitor। नाउ बेटे AC थ्रू ए कैपेसिटर, आप देखिए कि ये हमारे पास कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C फैराड है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है दैट इज C और C फैराड। नाउ इसको हमने अल्टरनेटिंग EMF सप्लाई दे दिया। ठीक है बेटे, अल्टरनेटिंग EMF जो सप्लाई दिया है दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सो अल्टरनेटिंग EMF जो हमने दिया है that is E naught sin of omega t। Now this is the what, the EMF that you have supplied, or C is the capacitance of the capacitor। Now beta we'll just see that the charge Q is equal to CE, the charge stored inside the capacitor। देखिए कैपेसिटर का जो फंक्शन होता है बेटा वो चार्ज स्टोरेज करता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग जो करंट है उसमें पोलैरिटी चेंज होती रहती है, तो जो कैपेसिटर है उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। ठीक है बेटा, ये प्लेट एक बार पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरह से जो है वेरिएशन आती रहती है। तो बेसिकली कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइमल्टेनियसली होती रहती है। तो जो बिहेवियर डीसी के साथ है, जो अगर आप कैपेसिटर डीसी के साथ लगाते हैं तो डीसी करंट में
डायरेक्ट करंट में पोलैरिटी चेंज नहीं करती, और इस करके क्या होता है, कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और देखिए जो करंट की ग्रोथ होती है अक्रॉस ए कैपेसिटर वो शुरुआत में होती है, जो कैपेसिटर में जो करंट की ग्रोथ होती है वो शुरू में करंट ग्रो करता है, और आफ्टर दैट व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड then the current stops flowing across the capacitor, or we say the capacitor offers infinite resistance to the flow of the DC current। अब ये AC करंट आप दे रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ फिर वो करंट डिक्रीज करना शुरू कर गया, तो क्योंकि आप वेरिंग जो है EMF अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि जो करंट कैपेसिटर के थ्रू फ्लो कर रहा है और जो उसके अक्रॉस वोल्टेज है वो आपस में किस फेज में होते हैं, आर दे इन दी सेम फेज और देयर इज सम फेज डिफरेंस, और अगर फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है या करंट लैग कर रहा है। कब इंडक्टर में हम लोगों ने देखा कि जो करंट है वो लैग बिहाइंड करता है EMF के, दी वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर लीड्स दी करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे जो है Q इज इक्वल टू CE, सो Q कैन बी रिटन एज CE नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो Q इज इक्वल टू CE नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ टू फाइंड द करंट वी डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जो करंट है I दैट इज इक्वल टू व्हाट, dq upon dt, so that is equal to d by dt of CE naught sine of omega t, CE naught into sine of omega t, this is what, this is the current। so अगर आप इसको देखें तो ये CE naught तो बाहर आ गया into d by dt of sine of omega t, into d by dt of sine of omega t। तो अगर हम इसका जो है डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, दिस इज इक्वल टू CE नॉट ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, दिस इज करंट I। सो जो करंट I है दैट इज इक्वल टू CE नॉट ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। नाउ दिस करंट कैन बी रिटन एज E नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा C, ठीक है जी, इंटू क्या चीज बेटे, कॉस ऑफ ओमेगा टी, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ से आप देखिएगा जो करंट I हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू I नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। सो करंट I जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू I नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। नाउ बेटा जो I नॉट है दैट इज रिटन एज E नॉट बाई XC। ये जो 1 बाय ओमेगा सी का फैक्टर है, ये जो 1 बाय ओमेगा सी आप देख रहे हैं, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड दी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या कहते हैं बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो XC जो है दैट इज 1 बाय ओमेगा सी, दैट इज व्हाट, दैट इज दी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या कहते हैं बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये बेसिकली जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दिस इज दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। ये क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये ओम्स में होता है। तो देयरफॉर अगेन अगर आप ओम्स लॉ देखिए तो I नॉट जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है दैट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय XC, वेयर XC इज व्हाट, दी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो बेटा देखिए E नॉट बाय XC यानी कि E नॉट बाय रेजिस्टेंस दैट इज द पीक वैल्यू। अब आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को किस ढंग से लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ I इज इक्वल टू I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 90। सो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। तो अगर आप जो वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर और जो करंट है अक्रॉस द कैपेसिटर उसमें उसको देखें तो वी फाइंड दैट द करंट अक्रॉस द कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। तो करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को करंट जो है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो फेज डिफरेंस देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। और लेकिन लीडर इस पर कौन है, लीडिंग इज द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90।
So in a capacitor, तो बेटा in a capacitor the current leads the voltage by an angle of 90 डिग्री। तो इसका हम लोग जो है सिनुसाइडल फेज डायग्राम और फेजर डायग्राम बना सकते हैं, जो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। सो अब आप देखिए बेटा, सबसे पहले वी विल ड्रा द सिनुसाइडल फेज डायग्राम। नाउ time, here we take current or the EMF। सो जो आपने EMF अप्लाई की है वो तो मैं डायरेक्टली ऐसे प्लॉट कर दूंगा। ये देखिए ये ग्राफ बन गया उसका। दिस इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज दी sinusoidally varying EMF E is equal to E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ इफ यू विश टू प्लॉट दी करंट, नाउ अगर आप करंट चाह रहे हैं तो उसके लिए आप देखिए I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। नो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ I नॉट? देखिए जो XC है दैट इज स्मॉल, तो XC जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो छोटा है, तो I नॉट का वैल्यू E नॉट के मुकाबले बड़ा होगा। तो I नॉट का वैल्यू जो है वो E नॉट के मुकाबले बड़ा होगा बेटा। तो अब उसको प्लॉट करने के लिए व्हाट वी डू इज, अगर आपने इसको प्लॉट करना हो तो अगर आप टाइम t 0 पुट करते हैं तो आपके पास साइन 90 का फैक्टर आ जाता है और पीक वैल्यू आ जाती है करंट की। तो ये देखिए करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो पीक वैल्यू है करंट की दैट इज़ मोर देन दी EMF। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से चला जाएगा। ये जो ग्राफ है दिस इज द ग्राफ ऑफ I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। क्योंकि बेटा XC जो है वो स्मॉल होता है, तो इसलिए जो पीक वैल्यू करंट का है वो वोल्टेज के पीक वैल्यू से ज़्यादा आता है। ठीक है, वोल्टेज के पीक वैल्यू से ज़्यादा आता है पीक वैल्यू ऑफ करंट, बिकॉज जो करंट है, जो XC है या जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू व्हाट, in comparison to inductive reactance or the resistance, in comparison to the inductive reactance or the resistance. So therefore जो हमारे पास सिनुसाइडल फेज डायग्राम आएगा करंट और वोल्टेज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इस तरह का डिपिक्ट होगा। दिस इज दी और बिहेवियर ऑफ और दिस इज दी AC फ्लोइंग थ्रू दी कैपेसिटर। ये है AC फ्लो थ्रू दी कैपेसिटर और ये है हमारे पास इस तरह का जो है सिनुसाइडल फेज डायग्राम आता है। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा वी विश टू ड्रा द फेजर डायग्राम फॉर दिस वेरिएशन, फॉर दिस फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड EMF, बिटवीन द EMF अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, एंड द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि करंट जो है वो लीड कर रहा है बाय द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। सो अगर हम लोग देखें ये दिस इज द करंट फेजर IC इज व्हाट, द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कैपेसिटर। ये करंट फेजर मैंने बनाया। तो वोल्टेज जो है वो लैग कर रही है बाय एन एंगल ऑफ 90। सो लैग करने का मतलब है वोल्टेज पीछे है, तो उसका जो फेजर आएगा और वोल्टेज फेजर जो होगा दैट विल बी स्मॉलर इन लेंथ व्हेन वी कंपेयर टू दी व्हाट, ठीक है बेटा, व्हेन वी कंपेयर टू दी करंट फेजर। तो करंट फेजर से छोटा होगा वोल्टेज का फेजर। तो आप देखिए बेटा ये हमारे पास वोल्टेज फेजर आ गया अक्रॉस दी कैपेसिटर दैट इज EC, और ये हमने नीचे इसलिए दिखाया है
क्योंकि जो वोल्टेज है अक्रॉस दी कैपेसिटर वो लैग कर रही है और करंट अक्रॉस दी जो कैपेसिटर है इट इज़ ए लीडिंग वन। सो आपके पास जो ग्राफ आ रहा है आईसी और ईसी का, दैट इज़ लाइक दिस। सो IC इज लीडर and EC is lagging behind it. So there is a phase difference of 90 degree. There is a phase difference of 90 degree between the two. So basically जो phasor diagram है for a capacitor that is shown in this particular manner, इस तरह से हम लोग phasor diagram दिखाते हैं for a capacitor. Now ये हमारे पास हो गया discussion बेटा AC through a capacitor. तो हमने तीनों elements that is through a resistor, इंडक्टर और कैपेसिटर के थ्रू जब उसको अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो किस तरह का ग्राफ हमारे पास आता है वो मैंने आपको दिखा दिया। फेजर डायग्राम किस तरह का आता है दैट आई हैव शोन टू यू। वी कैन एनालाइज ए LCR सीरीज सर्किट, उसको अगर हम AC दे दें दैट मीन्स दैट वी कैन हैव ए इंडक्टर, एक कैपेसिटर एंड ए रेजिस्टर इन सीरीज़। तो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को यदि हम सीरीज़ में लगाते हैं और उसको जो है अल्टरनेटिंग EMF देते हैं तो हमारा ग्राफ किस तरह का बनता है, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो आप देखिए बेटा AC through a series LCR circuit. Now this is inductor, capacitor, resistor और ये हमारा alternating EMF जो आपने अप्लाई किया। This is what E is equal to E naught sin omega t, where E naught is peak value of AC, ओमेगा इज़ दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये इंडक्टर हो गया L, कैपेसिटर हो गया C और ये हो गया रेजिस्टर R। नाउ ये तीनों सीरीज़ में हैं तो देखिए बेटा जो करंट फ्लोइंग होगा, ऑफ कोर्स द करंट एंड द वोल्टेजेस विल बी इन डिफरेंट फेज बट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दैट विल फ्लो विल बी सेम अक्रॉस ऑल दी थ्री। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा दैट विल बी इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इंडक्टर जो रेजिस्टर है इट विल ऑफर रेजिस्टेंस R ओनली। तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी I इंटू XL। नो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी I इंटू XC एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी I इंटू R, I इंटू R। ठीक है बेटा। सो ये तीन तरह के पोटेंशियल ड्रॉप्स, ये तीन पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे। दिस इज अक्रॉस इंडक्टर, दिस इज अक्रॉस कैपेसिटर, दिस इज अक्रॉस रेजिस्टर। आपको पता है कि अगर हमारे पास सिंपल अगर हम DC करंट देते, सपोजिंग अगर हम DC करंट देते तो उस केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप्स थे अक्रॉस द डिफरेंट एलिमेंट्स वो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्योंकि जो करंट और वोल्टेजेस हैं दे आर नॉट इन फेज विद ईच अदर, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वोल्टेजेस और करंट्स का वी ट्रीट इट वेक्टोरियली। और जो रिजल्टिंग वोल्टेज आती है वी कैन ऑल्सो फाइंड द फेज डिफरेंस ऑफ द फेज ऑफ द रिजल्टिंग वोल्टेज, वी कैन ऑल्सो फाइंड दैट। तो देखिए इसके लिए हमारे पास व्हाट इज द वे आउट, हाउ डू वी वर्क इन दैट। तो इसके लिए बेटा देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रा ए फेजर डायग्राम टू रिप्रेजेंट ऑल दी वोल्टेजेस। अब आपको पता है जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है और जो करंट है दे आर इन फेज विद ईच अदर। तो ये देखिए बेटा ये हमारे पास ये हो गया, नाउ ये करंट हो गया और ये हो गया EMF अक्रॉस रेजिस्टर, they both are in phase with each other. Now this is the EMF across the inductor.
तो EMF अक्रॉस द इंडक्टर जो है इट लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90। तो बेसिकली जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द रेजिस्टर उसको वो लैग कर रहा है बिहाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस द व्हाट इंडक्टेंस। तो कितना एंगल है, बाय एन एंगल ऑफ 90। अच्छा, नाउ द EMF अक्रॉस द कैपेसिटर lags behind the current by an angle of 90। so therefore ये जो आएगा हमारे पास EMF across the capacitor that will be EC, और वो क्या कर रहा है, करंट से लैग बिहाइंड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 90। तो अगर अब आप इस देखिए इस जो रिजल्टिंग वोल्टेज है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हम निकालेंगे दैट विल बी सॉल्व आउट वेक्टोरियली। इसको कैसा है, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है या वेक्टोरियल सॉल्यूशन है। तो इसको हम लोग वी डू नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली, मतलब इसमें हम क्या है डायरेक्टली पोटेंशियल ड्रॉप्स ऐड नहीं करते हैं, तो वी सॉल्व इट वेक्टोरियली। तो वेक्टोरियली कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, EL और EC एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जनरली जो वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर that is lesser than the voltage across the inductor because the inductive reactance is more than capacitive reactance, inductive reactance is greater than capacitive reactance। so हमारे पास इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आ जाएगा बेटा, that will be equal to EL minus EC, that will be equal to EL minus EC। now both these voltages, now the net voltage of the inductor minus the capacitor leads the voltage across the resistor by an angle of 90 degree। आप देखिए it leads by an angle of 90 degree। so ये दो क्या हो गए, परपेंडिकुलर वेक्टर्स की तरह इनको ट्रीट करेंगे, और जो रिजल्टिंग EMF आएगा, ठीक है बेटा, जो रिजल्टिंग EMF आएगा वो क्या होगा, that will be vector sum of these two voltages। फेजर्स जो फेजर्स हैं इनका ट्रीटमेंट वेक्टोरियली ही होता है। सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द diagonal of this particular parallelogram। so the effective EMF or the resultant EMF E will be equal to square root of ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर। और ये लेट से इट इज एट ए फेज डिफरेंस फाई, ठीक है बेटा, इट इज एट ए फेज फाई विद द EMF और द करंट, ठीक है बेटा, करंट के साथ इट इज एट एन EMF फाई, ठीक है। और देखिए बेटा इसमें आपको मैंने ये पहले बताया है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू जो EMF होती है दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो बेटा रेजिस्टेंस इस केस में जो नेट EMF आ रही है, यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं Z। Z इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। Z को क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ये इम्पीडेंस किसकी है बेटा, LCR सीरीज सर्किट की। तो E इज इक्वल टू IZ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या चाहिए बेटे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I इंटू R का स्क्वायर प्लस I इंटू XL माइनस I इंटू XC का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो I इंटू Z बिकम्स इक्वल टू I इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस क्या चाहिए बेटे, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो I तो गेट्स कैंसल्ड आउट, तो आपके पास इम्पीडेंस Z किसके बराबर होगी, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस क्या चीज बेटे, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या चीज बेटे, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा इंटू C का होल स्क्वायर। तो दिस इज द नेट इम्पीडेंस ऑफ द LCR सीरीज सर्किट, दिस इज द नेट इम्पीडेंस ऑफ द LCR सीरीज सर्किट। और जो रिजल्टिंग वोल्टेज आ रही है दैट इज एट अ फेज फाई विद द व्हाट, द EMF across the resistor or the current, because the current and the EMF are in phase with each other। तो ये सीरीज LCR सर्किट हमारा यहाँ पर डिस्कशन कंप्लीट होता है बेटा।